थायराइड डिसीज़, ये नाम आप सभी लोगों ने कॉमनली सुना होगा, लेकिन थायराइड डिसऑर्डर कोई एक सिंगल एंटाइटी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, गॉइटर्स, नोडुलर गॉइटर्स, कैंसर। तो सारा थायराइड एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में उन लोगों के लिए मस्ट है जिन्हें ऑलरेडी बीमारी डायग्नोस्ड है, लेकिन जिन्हें ये बीमारी अभी तक पता नहीं चली है या नॉर्मल लोग हैं, इनके लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी जनरली पता नहीं चलती और लोग इसके सिम्टम्स के साथ में पूरी लाइफ गुजार देते हैं अंटिल कि आपने कोई एक लैब टेस्ट कराया और ये बीमारी पता चल गई। एक लेथार्जी और लो एनर्जी के स्टेट में पूरी लाइफ कट जाती है और ऐसा लगता है कि हमारा नॉर्मल रूटीन है। और यहाँ तक कि जब बीमारी ठीक हो जाती है, इवन उसके 3 से 6 महीने बाद जब मरीज वापस एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हमारे साथ पहले जो कुछ भी परेशानी थी वो एक बीमारी का पार्ट था। अगर आप अपना हेल्थ रिलेटेड नॉलेज और बढ़ाना चाहते हैं और आप इसी तरीके की और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप ये वीडियो लाइक करें ताकि यूट्यूब आपको और हेल्थ रिलेटेड वीडियो सजेस्ट कर सकें और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। इस डिसीज़ को हम 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। नंबर 1 कि किन में इस डिसीज़ का खतरा होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या लैब वैल्यूज़ मीन्स इसकी लैब रिपोर्ट्स के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या इस बीमारी का ट्रीटमेंट है और जो इसके पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन मस्ट है। अब हाइपोथायराइडिज्म का खतरा किस में होता है? हाइपोथायराइडिज्म का खतरा न्यू बॉर्न बेबी से लेकर ओल्ड एज तक हर किसी एज ग्रुप में होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी होता है और प्रेग्नेंट फीमेल्स में तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जो बेबी पैदा होता है उसमें मेंटल रिटार्डेशन या लो IQ होने का चांस होता है। इस वजह से हर एक प्रेग्नेंट फीमेल की थायराइड की जाँच कराई जाती है। अब इसके जो होने के रिस्क फैक्टर्स हैं, खतरे हैं, उसमें एक एनवायरमेंटल और ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी अपनी बॉडी हमारी ही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और एनवायरमेंटल मीन्स की बहुत सारे डाइटरी फैक्टर जैसे सेलेनियम, हाई आयोडीन डाइट, ये सारे रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ये ऑटो इम्यून है और ऑटो इम्यून का कोई खास पता नहीं होता कि किस में ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी, इसलिए आप, मैं और हर कोई हाइपोथायराइडिज्म के खतरे में है। एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से देखा गया है कि जापानीज पॉपुलेशन में हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, एज वेल एज उनकी डाइट थोड़ी हाई आयोडीन वाली होती है, इसलिए उनमें ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म है। तो इंक्लूडिंग ऑल दीज रिस्क फैक्टर, हर कोई हाइपोथायराइडिज्म के रिस्क में है। इसलिए हम सभी को उसके साइन सिम्टम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम में से कहीं कोई इसके साइन सिम्टम्स से सफ़र तो नहीं कर रहा, और साथ में हम सभी को कभी ना कभी टेस्ट जरूर कराना चाहिए ताकि हम इसे रूल आउट कर सकें। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम साइन क्या है? थायराइड जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन है, वो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। जब मरीज को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उसकी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाना कम कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे वेक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और इस सिम्टम्स इतने नॉन स्पेसिफिक होते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कोई डिसीज हो रही है। वो एक पुअर लाइफस्टाइल जैसा लगने लगते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है। इसमें पेशेंट डल, लेथार्जिक, लो एनर्जी फील करते हैं, उनके हेयर्स ड्राई, ब्रिटल से डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाते हैं, नेल्स कमजोर पतले हो जाते हैं, धीरे धीरे वेट गेन होने लगता है। इवन ये वेट गेन पुअर एपेटाइट के बाद भी होता है, भूख नहीं लग रही लेकिन वेट बढ़ता जा रहा है। फीमेल्स में इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाती है, पैरों में और शरीर में थोड़ी सूजन आ जाती है, चेहरा पफी बड़ा सा हो जाता है, आंखों के चारों तरफ पफीनेस सी हो जाती है, जॉइंट्स में पेन और स्टिफनेस होने लगती है, लो एनर्जी, पुअर कंसंट्रेशन, काम में मन नहीं लगना, ये सब कुछ होने लगता है। स्किन पेल सी हो जाती है, इसके साथ अनीमिया बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। और अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं रहती और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो आपको थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अंडरलाइंग थायराइड की वजह से लिपिड प्रोफाइल खराब होने लगती है। अनीमिया भी इसके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है।
मरीज का हार्ट रेट कम चलता रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, मेमोरी भी पुअर हो जाती है, साथ ही साथ में कंडक्टिव डेफनेस मतलब कानों में कम सुनाई पड़ना ये भी होने लगता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, पसीना कम आता है, तो एक लो एनर्जी, डल और ओबीस सा मरीज हो जाता है, क्योंकि बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सा होगा, ऐसा लगेगा कि शरीर ही ऐसा है या फिर डेली रूटीन ही ऐसा है उसका, लेकिन अंडरलाइंग मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा होता है थायराइड की वजह से। अब नेक्स्ट आपको थायराइड की लैब रिपोर्ट के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। हम जनरली टीएसएच कराते हैं और टीएसएच देखते हैं। टीएसएच मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो अगर थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं निकाल रही है तो बॉडी धीरे धीरे टीएसएच का लेवल बढ़ाएगी ताकि वो और स्टिमुलेशन करके और थायराइड हार्मोन निकाले। तो हाइपोथायराइडिज्म के मरीज में टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और हाइपर के में ये लो मिलेगा। साथ में आप एक T3 T4 का लेवल भी देखते होंगे जो आपकी लैब रिपोर्ट में मिलता है। ये T3 T4 आपको जनरली नॉर्मल मिलता होगा, क्योंकि ये T3 T4 टोटल T3 T4 है जो हमें नॉर्मल मिलता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के मरीज में T4 की कमी हो रही होती है और वो अनबाउंड यानी फ्री T4 की कमी हो रही होती है जो हमें रोज के या फिर रेगुलर वाले लैब रिपोर्ट में नहीं दिखता। तो लेकिन आप लोगों को जो ध्यान रखना है, जिसके बेसिस में ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो टीएसएच का रिपोर्ट है। तो आपको टीएसएच की रिपोर्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है बॉडी में, तो इसकी ट्रीटमेंट में थायरॉक्सिन दी जाती है। एक बात आपको बहुत अच्छे से जानना है कि ये नहीं होता कि थायराइड क्योर हो गया या ठीक हो गया या कोई इसका परमानेंट इलाज है। ऐसा है कि ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गई है। एक बार ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गई तो आपको उस ग्लैंड से निकलने वाला थायराइड हार्मोन लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंटेशन में लेना पड़ेगा। इसकी डोज थोड़ी बहुत एडजस्ट हो सकती है, लेकिन अचानक से दवाई बंद हो जाती है, ऐसा जनरली नहीं होता है। अगर आपको नया थायराइड की बीमारी डायग्नोज हुई है तो आपको हर 2 महीने में डॉक्टर से मिलना है, अपनी जांचें करानी है और थायरॉक्सिन की डोज एडजस्ट करनी है, क्योंकि कम से कम 2 महीने का समय लगता है जब एक स्टेबल कितने डोज में दवाई देनी है वो डिसाइड हो। और अगर आपकी पुरानी बीमारी, आप सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप वंस इन ए ईयर डॉक्टर के पास जाएँ और अपना टेस्ट कराएँ। अब कुछ बातें जो मरीज को पता ही होनी चाहिए जो थायराइड की दवाई लेते हैं, उसमें यह है कि हमेशा ये दवाई आप खाली पेट लें, खाना खाने के 30 मिनट पहले लें, वरना इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। इसके साथ में कोई और दवा, कैल्शियम, आयरन या कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें से इसके एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती हैं। इसकी जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ यानी कितना समय तक ये शरीर में रहती है, ये 7 डेज होती है। तो अगर आप गलती से 1 डोज लेना भूल गए हैं तो नेक्स्ट डे आप 2 गोलियां ले सकते हैं। अगर आपको नया बीमारी डायग्नोस हुआ है तो कोई ऐसा मैजिकल इफेक्ट नहीं आएगा कि आपको 4-5 दिन में अच्छा लगने लगेगा। कम से कम 3 से 6 महीने टीएसएच का लेवल नॉर्मल होने के बाद में मरीज को वेलबींग फील होना स्टार्ट होता है। तो पेशेंस रखें, दवाइयाँ खाते रहें। और अगर आप क्रॉनिकली बहुत समय से ये दवाई लेते हैं तो आप कभी 1-2 डोज भूल गए और आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो आप ये सोचें कि हमारी बीमारी ठीक हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7 दिन तक दवा का असर शरीर में रहता है। इसलिए 1-2 डोज मिस करने से कोई हमें मेजर चेंज नहीं मिलता और लोग इसको ये सोच करके कि हम ठीक हो गए बंद कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दवाई आपको बिल्कुल बंद नहीं करनी है, आपको एनुअली चेकअप कराने के बाद ही दवा की डोज एडजस्ट करनी है। जो लोग ओल्ड एज हैं या जिन्हें कार्डियक डिसीज़ है, उन्हें थायराइड की डोजिंग के लिए ज़्यादा सतर्क रहना है और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर को मिलना है, क्योंकि इनमें इस दवा के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। एज जनरल अगर आप रिकमेंडेड डोज में थायराइड की दवाई लेते हैं तो इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इवन आपको अच्छा फील होता है क्योंकि आपकी बीमारी ठीक होती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को अपनी प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन को बहुत ही अच्छे से उसमें स्टिक रहना है, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आने वाले न्यूबॉर्न पर होता है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली सारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल सके।
आप सभी 20 मिनट वॉक कंटिन्यू करिए, एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।